In this class we are going to discuss definite integral as a limit of a sum. ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हो इंटीग्रेशन का, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, लाइकवाइज ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। ये थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है समझने के लिए, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बट ये एक्चुअल में आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है और इंटीग्रल निकलता कैसे है। फिर हम आते हैं वही पुराने पॉइंट्स पर कि जब हमने इंटीग्रेशन डिस्कस किया था तो इंटीग्रेशन को डिफाइन किया था कि इट इज़ एरिया अंडर द कर्व, मीन्स ये एरिया कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है। लास्ट वीडियो में जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस किया उसमें हमने बताया कि ये दो पॉइंट्स के बीच की एरिया कैलकुलेट करता है। कुछ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जोड़ेंगे, लिमिट लगाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। सपोज कीजिए ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालते थे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट स्ट्रिप्स में। इस तरह फिजिक्स में आप लोग ने कई बार पढ़ा भी होगा, निकाला होगा। जो लोग फिजिक्स कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि इंटीग्रेशन में ऐसे स्ट्रिप्स बनाते हो आप। ये सब इक्वल विड्थ की है, ठीक। हमारा भले बना नहीं होगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ये सारे विड्थ इक्वल हैं, इक्वल डिफरेंसेस हैं, ठीक। ये जितने भी डिफरेंसेस हैं, सपोज करो ये टोटल n स्ट्रिप्स हैं, मतलब n स्ट्रिप्स n रेक्टेंगल्स में आपने इसको डिवाइड किया है। मीन्स a वाले पार्ट को आप x0 मान लो, दैट इज़ द फर्स्ट स्ट्रिप, फर्स्ट लाइन जो बनी। फिर ये x1 आ गया, फिर ये x2 आ गया, x3 आ गया, x4 आ गया। इस तरह से ये xn यहाँ पे आया। मीन्स फ्रॉम 0 टू n, तो आप देखोगे कि 1 से लेके n तक ये स्ट्रिप्स बनी और ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा रेक्टेंगल, तो ये nth रेक्टेंगल इस तरह से आए होंगे। सो अगर हम इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लें, जो कि एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी रेक्टेंगल नहीं है। ये कैसा शेप है, ये ऐसा शेप है, ध्यान दीजिए, ये ऐसा शेप है, ये न रेक्टेंगल है न ट्रायंगल है। सो इस सब का अगर हम एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर लें तो ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम जो फंसती है वो यही है कि ऐसे शेप का एरिया हमें मालूम ही नहीं है। बट अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये इसको इतना शॉर्ट कर दें, मतलब ये जो पार्ट ऐसे जा रहा है यहाँ पे, इसको हमने एक्सपेंड करके और थोड़ा वो बढ़ा दिया है, इसी चीज़ को मान लो दिखाया, तो ये जो पार्ट यहाँ तक था ये अगर इतना आ जाए, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये और छोटी हो जाए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखो तो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये जो एरिया आई, ये वाला जो एरिया आया, ये एरिया इस टोटल से तो छोटा है, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा दें और ऐसे कर लें, अब हम इसका एरिया निकालें तो ये एक्चुअल से बड़ा हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इतना गायब कर दें और इतनी लाइन को ले लें तो ये जो एरिया आएगा ये टोटल रेक्टेंगल से छोटा आ गया, और अगर हम यहाँ इसको बढ़ा देते हैं तो ये टोटल रेक्टेंगल से बड़ा आ गया। लेकिन अगर ये विड्थ छोटी होती चली जाए, मीन्स ये इतनी बड़ी विड्थ अगर छोटी होती चली जाए, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका निकल के आएगा वो रेक्टेंगल ही होगा अप्रॉक्सीमेटली। मीन्स ये चीज़ इतनी छोटी हो जाए कि ये बड़ा, मतलब कर्व न लग के ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह अगर फिल अप हो जाए तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया ही प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब कि ये जो विड्थ है, लेट दिस विड्थ बी एट ईच पॉइंट, जैसे x2 माइनस x1 ये विड्थ आ गई, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3, ये जो विड्थ है जो सब इक्वल है, लेट दिस विड्थ बी h। मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये विड्थ h मान लेते हैं और इस h को 0 की तरफ टेंड कर दें। ध्यान दीजिए, दैट मीन्स ये विड्थ जो है बहुत छोटी हो जाए, सो दैट कि हमारा ये जो शेप बन रहा है, जो रेक्टेंगल नहीं दिख रहा, ट्रायंगल नहीं दिख रहा, कोई नोन शेप नहीं दिख रहा, वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगल की तरह ट्रीट किया जा सके, सो दैट कि हम उसमें एरिया निकालने के लिए L इंटू बी लगा सके। सो फॉर एन इंस्टेंस सपोज कर लो कि ये विड्थ बहुत छोटी है एंड फॉर दैट रीज़न ये आपको जो ऐसा दिख रहा है, ऐसा ना होकर कि ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल अगर है,
तो इस रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे? लेट इट सपोज कि ये विड्थ बहुत छोटी है, सो रेक्टेंगल का एरिया ये लेंथ हो गई और ये विड्थ तो आपकी h है, वेयर h टेंडिंग टू 0, ये विड्थ क्या है, ये h के इक्वल हो गई और ये लेंथ हो गई। तो ये लेंथ कितनी होगी आप बता सकते हो? y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है और ये x की वैल्यू क्या है, a है, तो ये लेंथ कितनी आई आपकी, ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ कितनी आई, ये आ गई एफ ए, ये लेंथ आपकी एफ ए आ गई। यहाँ पे ये क्या है, अगर ये विड्थ h है, ये विड्थ अगर इतना डिस्टेंस अगर h है और तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a है, इतना डिस्टेंस h है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज a प्लस h आ जाएगी, आएगी, इतना a हो गया और ये प्लस h, तो ये a प्लस h आ गया। फिर ये x2 क्या हो जाएगा, फिर ये h इंक्रीज हो गया, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी a प्लस h, दैट मीन्स ये आ जाएगा a प्लस 2h। ध्यान दीजिएगा, हम एक एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं, ठीक है ना। मीन्स जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा सारी इक्वल विड्थ है, उस विड्थ को हमने h मान लिया सच दैट कि ये h इतना छोटा है कि h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इतनी छोटी है, सो दैट कि कैलकुलेशन में इजीली वो रेक्टेंगल एज्यूम किया जा सके। तो जब हमने ऐसा किया तो ये x1 x2 ये सब की वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, ये वैल्यू तो a है, ये फिक्स्ड है, फिर ये h की विड्थ है तो a में ये h ऐड किया तो ये a प्लस h आ गया, फिर इतनी वैल्यू अगर a प्लस h आ गई यहाँ तक की पूरी हमारी, और उसमें ये h ऐड करेंगे तो ये a प्लस 2h आ जाएगा। क्लियर है ये आपको? ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत सिंपली समझिएगा और टेंशन लेके मत पढ़िएगा, सिंपली समझिएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। मीन्स ये वैल्यूज़ आपकी आ गई, ठीक, इसकी वैल्यू इस वाले केस में, पहले वाले स्ट्रिप के केस में ये वैल्यू एफ ए है, ये वैल्यू h है, तो इसका एरिया कितना आ गया, ये आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया h इंटू एफ ए, ये पहले वाले का। दूसरे वाले का, ये वाले का एरिया कितना आएगा, इस वाले का, ये लेंथ हो गई आपकी एफ ए प्लस एच, ध्यान दीजिएगा, ये एफ ए प्लस एच हो गई, ये h है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, h इंटू एफ ए प्लस एच, सब में l इंटू बी कर रहे हैं। फिर थर्ड वाले पर, इस वाले पर देखिए, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, एफ ए प्लस 2h आ जाएगी, और ये कितना है, h है, तो ये एरिया आ जाएगा आपका h इंटू एफ ए प्लस 2h। इसी तरह हम करते चले जाएंगे जब तक हम nth रेक्टेंगल पर नहीं पहुंच जाते, ठीक है ना। तो अब इस केस में ये वाली लेंथ, ध्यान दीजिएगा, ये n है, ये xn है, जो b की वैल्यू है वो xn है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी xn माइनस 1, ठीक है ना, xn-1, मतलब ये 2 में 2h आ रहा था, 1 में 1h आ रहा था, जब हम इधर आएंगे तो a प्लस 3h आएगा, ये a प्लस 4h आएगा, मीन्स जो यहाँ पे न्यूमरल है वही यहाँ h के साथ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर x के साथ n-1 है तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस n-1h। थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ध्यान दीजिए, हम फिर से बता रहे हैं आपको, ये x1 है, इसकी वैल्यू a प्लस एच आई, थोड़ा सा लॉजिक जनरेट कीजिएगा, x1 की वैल्यू a प्लस एच आई, मतलब 1 है तो 1h आया आपका, 2 है तो 2h आ रहा है a प्लस, 3 है तो यहाँ a प्लस 3h आ जा रहा है, 4 है तो यहाँ a प्लस 4h आ जा रहा है। लाइकवाइज जब चलेंगे इस वाले पॉइंट पर xn-1, n के ठीक पहले xn-1, इसके लिए आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू h, ये n है ये h है, तो ये जो लेंथ आएगी पूरी, ये जो लेंथ आई आपकी, ये आई f ऑफ दिस, और ये विथ जो आई वो h आई, मीन्स ये आ जाएगा आपका h इंटू एफ ए प्लस n-1 इंटू h, ये निकल के आया, ये लेंथ इंटू ब्रेथ आई, ये ध्यान दीजिएगा, ये विथ है और ये लेंथ है, ये लास्ट रेक्टेंगल यहाँ तक गए हैं, इसके ऊपर नहीं आए हम, क्योंकि यहाँ से आगे रेक्टेंगल नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तक का रेक्टेंगल हमने लिया, और मान लिया ये विथ इतनी छोटी कि ये डिस्टेंस जो है वो ऐसे ना दिख के वो ऐसे ही रहेगा हमारा, हम ये मान करके चल रहे हैं, क्योंकि h बहुत छोटा हो गया, इतनी छोटी विथ कि ये ऐसे नहीं दिखेगा हमें, इस तरह से ना दिख के ऐसे रहेगा। सो हम इस लाइन तक आए, इस स्ट्रिप तक आए, इस स्ट्रिप तक नहीं गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रिप तो लेंगे तो हमें आगे वाला रेक्टेंगल लेना पड़ता, हमारा एरिया तो हमें यहाँ तक ही लेना है, इसको लेना ही नहीं है, तो n नहीं लिया हमने, n-1 तक गए, तो इतने एरिया मीन्स इन सारे के एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे की एरिया मिल जाएगी, दैट इज व्हाट सम हमें करना है यहाँ तक। ये क्लियर हुआ? दिस इज द मीनिंग,
ये जो हम मीनिंग कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, हम वही दिखाना चाह रहे थे कि आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया कि डेफिनेट इंटीग्रल इज द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द टू पॉइंट्स जो आपके लिमिट्स में अपर लिमिट लोअर लिमिट में लिखे होते हैं। नाउ अब उस एरिया को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे तो वो कोई नोन शेप नहीं बनेगा, वो जो शेप बनेगा उसमें कर्व रहेगा। तो हम ये कोशिश करें कि उसको n की बजाय n की वैल्यू इन्फिनाइट कर दें, मीन्स हम इसको बहुत ज़्यादा नंबर्स में डिवाइड करें, इक्वल नंबर्स में। जब हम इसको बहुत ज़्यादा नंबर्स में डिवाइड करेंगे सो ऑब्वियस सी बात है जो विड्थ होगी वो छोटी होती चली जाएगी। विड्थ छोटी होगी तो इस विड्थ को जो h माना हमने, ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ चल रहा है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। हम इतनी चीज़ों को थोड़ा सा रब कर दें ताकि बहुत हौच पौच ना आपको लगे, ठीक है। हमने क्या कहा अभी तक मैं आपको कि जितनी चीज़ों को हम लेकर के चल रहे हैं इसमें ये सारे एरियाज आए, इन सबको हमें ऐड करना है, जिसमें हर एक की विड्थ जो है वो कितनी है, वो h के इक्वल है, ठीक है। और ये सारी विड्थ इक्वल है, ठीक। तो h की वैल्यू और कैसे आएगी, टोटल कितने डिविजन्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिविजन्स आपने किए, टोटल n डिविजन्स किए यहाँ तक b तक, फ्रॉम a टू b आपने कितने डिविजन्स किए, n डिविजन्स किए, ठीक। तो अब हर एक विड्थ जो है n वो कितनी होगी, h की वैल्यू, ये जो छोटी छोटी वैल्यू है कितनी होगी, ये ध्यान दीजिएगा, ये b माइनस a अपॉन n आएगा। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। b माइनस a मतलब क्या हुआ, b ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये b हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक a हो गया, तो ये आ गया इतना पार्ट b माइनस a। इस b माइनस a में कितने डिविजन्स हैं, n डिविजन्स आपने किए हैं, तो n से डिवाइड कर देंगे तो ये छोटे छोटे डिविजन्स आपके पास आ जाएंगे ना, दैट इज h की वैल्यू आ जाएगी। तो जो h यहाँ कंसीडर किया गया है उसकी ये वैल्यू है, वेयर हमने इस h को क्या लिया, ये h टेंडिंग टू 0 लिया है। ध्यान दीजिएगा, ये h टेंडिंग टू 0 मतलब b माइनस a अपॉन n टेंड्स टू 0 किया हमने। तो जब ऐसा किया तो b और a तो कांस्टेंट है सॉरी b और a कांस्टेंट है, n तो नंबर ऑफ डिवीजन से जो इन्फिनाइट है, दैट इज ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 हुआ, दैट मीन्स आप n टेंड्स टू क्या लिखोगे, दैट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकल के आएगा। तो ये रिलेशन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो h टेंड्स टू 0 करना है, क्योंकि h बहुत छोटी वैल्यू, तभी वो एरिया रेक्टेंगल का बनेगा, अदरवाइज वो रेक्टेंगल का एरिया नहीं हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई जब हमने इसके नंबर ऑफ डिविजन्स को इन्फिनाइट कर दिया, n डिविजन्स जो कि इन्फिनाइट है, तो जो विड्थ बनेगी वो h जो होगी वो बहुत छोटी होगी, दैट इज टेंडिंग टू 0 होगी। ये तभी होगा, तभी जा करके ये रेक्टेंगल आएगा, और तभी उसके सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आएगा, अदरवाइज और कोई मेथड नहीं हो सकता है। तो ये सारी कहानी जो हमने की, इसमें जो आएगा ये तभी पॉसिबल है व्हेन दिस लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ, इन सब में देखो h है, हम h कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो ये आ गया एफ ए प्लस ये आ गया एफ ए प्लस एच प्लस ये आ गया एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये पूरी वैल्यूज में से h कॉमन निकाल लिया एंड h टेंड्स टू 0 है। अब h की वैल्यू क्या है, b माइनस a अपॉन n। जब हम ऐसा रखेंगे h की जगह पे हम b माइनस a अपॉन n रखेंगे, तो आप ध्यान दो h तो हट गया, तो जब h हट गया तो हमें लिमिट में भी h से हटा करके n लिखना पड़ेगा, एंड n टेंड्स टू वेयर, व्हेन h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दिस n टेंड्स टू इन्फिनिटी हियर। सो अब हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह से आया। यहाँ पे h ही अभी रहने दीजिए, आप चाहो तो h की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसको h में ही पुट कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक दिस, ये आपका फॉर्मूला बन के आया। ये फॉर्मूला क्या डिनोट कर रहा है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड डिनोट कर रहा है टू फाइंड अ डेफिनेट इंटीग्रल, दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व बिटवीन दिस a एंड b ऑर्डिनेट्स, उसके बीच का एरिया ये आपको प्रोवाइड कर देगा। आई थिंक
इसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, बट जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद वो कन्फ्यूज़न हम आपकी दूर करने की कोशिश करें। हम ये फॉर्मूला मान लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का। दैट मीन्स ये फॉर्मूला हमारा किस चीज़ का बना, फ्रॉम a to b fx dx। ये डेफिनेट इंटीग्रल, ये सम Sn था ना, Sn मतलब n एरियाज का, n पार्ट्स में जो रेक्टेंगल को डिवाइड किया है उसके सम का ये फॉर्मूला था, उसके एरिया के। ये क्या निकालेगा, ये इस डेफिनेट इंटीग्रल की ही वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई ये आपका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकल करके आया, जिस फॉर्मूले को हम लिमिट ऑफ अ सम कहते हैं। मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सम। सम किस चीज़ का, सम ऑफ इनडेफिनेटली डिवाइडेड ट्रायंगल्स जो रेक्टेंगल्स जो बने हैं, उन इनडेफिनेट ट्रायंगल्स जो बने हैं, उन सारे स्ट्रिप्स के ट्रायंगल्स का सम जो आया उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो हुई वो ये डिनोट कर रहा है ये डेफिनेट इंटीग्रल। तो दिस इज़ हाउ हम यहाँ पे अप्रोच किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर सॉल्व करेंगे, ताकि ये फॉर्मूला आपको और बेटर वे में समझ में आए। बेसिकली आपको इस पूरे चैप्टर, इस पूरे क्लास से ये डिराइव करना है कि कैसे ये चीज़ इस फॉर्मूले में जनरेट की, बट इसका अप्लीकेशन बेसिकली आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाने का है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर दें, हम चाहें तो हम इसको जो h की वैल्यू है b माइनस a अपॉन n, तो एक तरीका तो ये है जो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि NH इज इक्वल टू बी माइनस ए कर दें, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो h टेंड्स टू 0 वाला ही लगाएं, और जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में NH आ जाएगा वहाँ b माइनस ए पुट कर दें। हम मोस्टली इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे हो जाता है, क्योंकि हर जगह फिर हमें h को चेंज करके b माइनस ए अपॉन n रखना पड़ेगा, वो और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो करके h की बजाय हम NH इज इक्वल टू बी माइनस ए ले लेंगे, सो दैट कि h हमारा प्रेजेंट रहेगा, h गायब नहीं होगा, h प्रेजेंट रहेगा, और हम यूज़ करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।